आज हम देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एन इमेज यूजिंग सागा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ट्यूटोरियल्स हम देख रहे हैं वो हमने यहाँ पर dstiget.in साइट से लिया है। यहाँ पर जो आज हम देखने जा रहे हैं उसको आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड डेटा कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया है, एक बार में सारे डाउनलोड करके रख लीजिए आप। यहाँ पर सारे PDF हैं और ये डेटा है। तो हम आज दूसरा IGETRS 002 यानी कि अंडरस्टैंडिंग एन इमेज देखेंगे। साथ में इसका डेटा यहाँ पर मैंने इसको अनजिप किया हुआ है। ये डेटा है इस IGETRS 002 डेटा, और इसमें 2 एक्सरसाइजेज हैं आपके पास अलग अलग। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे सैटेलाइट इमेज की। इसके लिए जो प्री रिक्विजिट हैं वो ज़रूरी ये है कि आपके सिस्टम पे सागा हो। दूसरा, आपको GUI जो इंटरफेस मैंने आपको बताया था उसकी नॉलेज हो। तीसरा ये है कि जो पहली एक्सरसाइज की थी, पहली ट्यूटोरियल, वो आपने देखा हो, क्योंकि अगर वो नहीं देखा है तो फिर इसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे आप। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं यहाँ सागा ओपन करता हूँ और आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ। सैटेलाइट और जो एयरबॉर्न डिजिटल सैटेलाइट इमेजेस होती हैं वो 2 डायमेंशनल एरे के डिस्क्रीट पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं, उसमें उन्हें हम पिक्सल्स कहते हैं। पिक्सल जो रिमोट सेंसिंग इमेजेस में आते हैं वो स्क्वायर शेप में जनरली देखे जाते हैं, उसी में होते हैं। और जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है ऑफ द साइड ऑफ द पिक्सल ऑन अर्थ सरफेस पर उसे हम ग्राउंड सैम्पलिंग डिस्टेंस कहते हैं या स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी कि आप एक पिक्सल पे पहुंच गए, उसका जो साइज है वो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन है। हर एक पिक्सल किसी न किसी एक स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस वैल्यू से संबंधित होता है, जिसे हम ब्राइटनेस वैल्यू या फिर डिजिटल नंबर्स कहते हैं। और किसी भी ग्राउंड फीचर का हो सकता है। ये DN वैल्यूज जो है ये होती है क्वांटाइज्ड, यानी कि आपको तो एक एनालॉग वैल्यू मिलती है यानी फिर एक कंटिन्यूस वैल्यू मिलती है, उसको क्वांटाइज किया जाता है। ये क्वांटाइज स्पेक्ट्रल रेडियंस है जो किसी जो वेवलेंथ आपको मिलती है किसी सेंसर पे जो वेवलेंथ मिल रही है उसका क्वांटाइज स्पेक्ट्रल रेडियंस है DN वैल्यूज। जो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है आपके सेंसर का, उस हिसाब से डिजिटल नंबर वैल्यू वेरीज करती है। वेरी कैसे करती है? जैसे आपका सेंसर 8 बिट का रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है उसके पास, तो आप कहेंगे 2 to the power 8, मतलब जितना भी रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है उसकी 2 की घात लगा दीजिए, 2 की पावर में कर दीजिए। जैसे 256 DN वैल्यूज हो गई इसकी, यानी कि ब्राइटनेस वैल्यूज 256 है या ग्रे स्केल लेवल्स आपके 256 है, जो रेंज करेंगे 0 से लेकर 255 तक। एक पिक्सल जिसमें ज्यादा DN वैल्यूज है वो रिप्रेजेंट करता है सेंसर ने ज्यादा स्पेक्ट्रल रेडियंस किसी करस्पॉन्डिंग ग्राउंड एरिया जो पिक्सल है वहां से रिसीव की है। अगर आपको किसी तरीके से एक्वायर करना है स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन, तो जब आप एक्वायर करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट से उसमें अलग अलग आपके सैम्पलिंग वेवलेंथ होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होती है। अगर सेंसर ये DN वैल्यूज रिकॉर्ड करता है किसी स्पेसिफिक सैम्पलिंग वेवलेंथ में, तो उसके लिए 2 चीजें आती हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि हमारा यही जो हर एक सैम्पलिंग वेवलेंथ है जो एक एरे ऑफ पिक्सल बनाएगा, जिसे हम इमेज कहते हैं, उसे हम एक बैंड कहते हैं सैटेलाइट का। जो भी सैम्पलिंग वेवलेंथ आप ले रहे हैं वो आपको एक इमेज बना के देगा, एक एरे ऑफ पिक्सल बना के देगा, उसे हम बैंड कहते हैं सैटेलाइट इमेज का। अगर एक सेंसर क्या करता है, पूरा एक रेंज लेता है, पैन इंडिया सुना होगा आपने, ऐसी पैन क्रोमेटिक होता है, मतलब पूरा इंडिया कवर कर रहा है या पूरा रेंज कवर कर रहा है 0.4 से लेकर 0.7। 0.4 से 0.7 क्या है? पूरा रेंज है ना, ये विजिबल रेंज है 0.4 से 0.7। अब पूरा का पूरा अगर आपने ले लिया है, अगर आप बैंड पूरा वाइडर वेवलेंथ रेंज ले रहा है और पूरा स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स उस एरिया की, उसकी स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक उस एरिया की ले रहा है, तो वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो 0.4 से 0.7 में रिकॉर्ड कर देगा एक सिंगल बैंड में। इसे हम कहते हैं पैन क्रोमेटिक सेंसर। और इसी इमेज को हम कहते हैं पैन क्रोमेटिक सैटेलाइट इमेज। जबकि मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर क्या होते हैं? वो कनेक्ट करते हैं स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन को कुछ
कम सैम्पलिंग वेवलेंथ में, जैसे 0.4 से 0.5 कर दिया, 0.42 से 0.56 कर दिया, ऐसे अलग अलग होते हैं। उसे हम मल्टी लेयर या मल्टी बैंड इमेज कहते हैं। जैसे लैंडसेट 8 है, वो रिकॉर्ड करता है 11 बैंड में, 11 बैंड में करता है। तो हम लैंडसेट थीमेटिक मैपर सेंसर जो डेटा है उसी को यूज करने वाले हैं। हमने डेटा अभी आपको दिखाया, डेटा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे, यहाँ पर आप एक्सरसाइज में आइए। एक्सरसाइज 1 में देखिए कितने बैंड से आपका टाइप करता हूं। तो यहां पर हमारे पास करीबन, देखिए यहां से यहां तक बैंड है, आपको एक्सरसाइज में मिलेगा करीबन 7 बैंड है। 4 बैंड ले लेंगे हम इसमें, क्योंकि एक इमेज को 4 भागों में दिखाना वही ठीक रहेगा। 7 थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों 7 नहीं ले रहा हूँ, 4 ही ले रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लोड करेंगे, ग्रिड पे जाएंगे, लोड करेंगे। और लोड करने के लिए हम एक्सरसाइज 1 में जाएंगे। एक्सरसाइज 1 को खोलेंगे, यहाँ पर ऑल फाइल्स करेंगे, बैंड को सिलेक्ट करेंगे। तो बैंड कौन कौन से लेना चाहेंगे आप अपने हिसाब से ले लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बैंड 2 ले लीजिए, कंट्रोल दबाइए। अगर ज्यादा एक सिलेक्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा दीजिए और कंट्रोल दबाए रखिए अपने कीबोर्ड का। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ले लीजिए। कोई भी ले सकते हैं इसमें आप, मैं 4 ले लेता हूं। जैसे मैंने 4 लिया, यहाँ पे देखिए चारों बैंड आ गए, यहाँ पर ओके हो गया। उसके बाद जैसे ये आप चारों बैंड ले लेंगे, तो अगर इसको आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, आप डबल क्लिक कर दे बस, या डबल क्लिक करके आ जाएगा। डबल क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएगा। नए बोलेगा, नए उसमें विंडो में खोलें या पुराने में, आप नए में खोल दीजिए, चारों नए में खोल दीजिए, ओके कर दीजिए। या डबल क्लिक करके चारों आ जाएंगे, ये देखिए। अब चाहे तो इनको आप इस तरीके से टाइल हॉरिजॉन्टली कर दीजिए, चारों टाइल हो जाएंगे। अब आप इनका व्यू देख सकते हैं आराम से। फिर चाहिए तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट किस में आता है, मैंने आपको जैसे पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि ये नॉर्मली और बाय डिफॉल्ट रेनबो में आता है। आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बैंड 2 सिलेक्ट करिए, यहाँ पर बैंड 2 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ बैंड 2 सिलेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर्टीज उसकी आ जाएगी। आप यहाँ कलर पे जाइए, कलर पे लीजिए और यहाँ प्रीसेट्स में जाके ग्रे स्केल कर दीजिए और ओके कर दीजिए, फिर अप्लाई कर दीजिए। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये आ गया। फिर बैंड 3 पे जाते हैं, इसको हम बैंड 3 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज इसकी आने लगेगी। यहाँ पर जाएंगे, फिर प्रीसेट्स में जाएंगे, ग्रे स्केल ओके कर दीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए और बस अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करते ही यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। देखिए एक ही जगह की इमेज है, पुणे के एरिया की, जो हमने पहले भी ली थी पिछले ट्यूटोरियल में, और सेम इमेज चल रही है, लेकिन वेरिएशन देखिए अलग अलग बैंड्स में कितना वेरिएशन, क्योंकि अलग अलग जो बैंड है, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ रेंज है जिसपे सेंसर उनको ले रहा है, वो कितना वेरिएट करता है। इमेज के अलग अलग चीजें निकाल के देता है आपको। बैंड 4 पे आइए, यही काम करिए, चारों बैंड में आपको यही काम करना है। प्रीसेट्स में जाइए, ग्रे स्केल में जाइए, ओके कर दीजिए, ओके, और यहाँ पर अप्लाई। इसी तरीके से 5वें में जाइए, यहाँ पर बैंड 5, यहाँ पर आप करेंगे अगेन। कोई जरूरत है नहीं इसकी ज्यादा, जस्ट इंटरप्रिटेशन के लिए, क्योंकि जिस बैंड में जिस तरीके से सेंसर उसे भेजता है उसी तरीके से दिखे तो ज्यादा अच्छा है। कलर में वैसे और अच्छा दिखता है। ये देखिए चारों आ गई आपके पास। अब आप टाइल हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। एक और चीज है इसमें, एक चीज आपको बताता हूँ, इसमें बड़ी अच्छी चीज है, सिंक्रोनाइज मैप एक्सटेंड। सिंक्रोनाइज मैप एक्सटेंड करेंगे तो आप जब यहाँ पर आपको चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो ये वेरिएशन आप देखिए अलग अलग मैं कर रहा हूँ। सिंक्रोनाइज में क्या होगा कि मान लीजिए आपके ये एक के ऊपर एक रख देते हैं आप, ठीक, और आप सिंक्रोनाइज करते हैं, यहां से आप सिंक्रोनाइज करते हैं, तो जो आप यहां पर करेंगे वो सारों के साथ सिंक्रोनाइज रहेगा। मतलब अगर आप यहां बोल दीजिए बैंड 2, ठीक, और यहां पर आप बोल दीजिए सिंक्रोनाइज, तो अब देखिए बैंड 2 में अब जब आप जाएंगे और यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे या फिर थोड़ा सा अलग करेंगे तो ये सिंक्रोनाइज रहेंगे सारे के सारे एक दूसरे। बहुत इजी चीज है, मतलब ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। जैसे टाइल हॉरिजॉन्टली करते हैं ना, तो ये आपस में सब टाइल हॉरिजॉन्टल कर जाते हैं, लेकिन अगर आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं एक्सेंट्स को, ये एक्सटेंड में बोल रहा हूँ, देखिए ये जो मैं
इसकी एक्सटेंट है ना, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ। लेंथ इसमें हाइट तो है नहीं, लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो सिंक्रोनाइज रहेगी चारों की हमेशा। चार अगर मैं एक को छोटा करूं तो दो चारों छोटे हो जाएंगे, सिंक्रोनाइज करूंगा तो ये इसमें फायदा है। चलिए एनीवेज ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब अगले पे आते हैं हम। कोई भी एरिया आप जा सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं अंदर जाके, ये सब इंटरप्रिटेशन के लिए ये आपके ऊपर है। ब्लैक देखिए, ब्लैक अलग आ रहा है, ये ब्लैक जो कलर है, कभी ये शेडो भी हो सकती है इसमें कई इमेज में, लेकिन यहाँ पर जो आपको ब्लैक दिख रहा है ये आपका वाटर बॉडीज है। तो ऐसे इंटरप्रिटेशन करिए, वाटर एरियाज, अर्बन एरियाज, एग्रीकल्चर निकालने की कोशिश करिए, तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग चीज दिखाई देगी। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक खासतौर पे जो रिमोट सेंसिंग जिन्होंने जीआईएस पढ़ी हुई है उनके लिए एक बहुत अच्छा एक फिगर था, अगर आप याद करें तो, वो रिफ्लेक्टेंस और वेवलेंथ के बीच में बनाया गया था, और इसमें वाटर है, वेजिटेशन है और ये ड्राई बेयर सॉइल है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देखें तो वेजिटेशन दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से देखें इस पॉइंट से देखें ये दिखाई दे रहा है। वाटर कहाँ दिखाएगा? 0.4 से लेकर 0.8 तक। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्पेक्ट्रल रेफरेंस कर्व ये आपको स्पेक्ट्रल वेरिएंस बताता है डिफरेंट लैंड कवर्स जो आपके अर्थ सरफेस पे है, किस फंक्शन में, इसके वेवलेंथ के फंक्शन में। अगर बैंड की स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्राइटनेस वैल्यू का, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ब्राइटनेस वैल्यूज का, डीएन वैल्यूज का एक सिंगल बैंड में, वो आराम से हम हिस्टोग्राम में दिखा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि स्कैटर प्लॉट और हिस्टोग्राम है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? ये कोरिलेशन आपका एक सीधा एक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। जो इमेज में डीएन वैल्यू, एक्चुअली डीएन वैल्यूज तो नंबर ही है, वो नंबर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी आपको दिख जाएगी। अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर हिस्टोग्राम करूं, देखिए मुझे इसकी हिस्टोग्राम दिख जाएगी। मैं अगले पे जाता हूं, यहाँ पर मुझे हिस्टोग्राम दिख जाएगा इसका अगले का। तीसरे में जाऊंगा, यहाँ हिस्टोग्राम दिख जाएगा। चौथा जाऊंगा, हिस्टोग्राम दिख जाएगा। आपको याद है मैंने क्या बोला था आपको कि हम क्या चीजें कर सकते हैं इसमें? हमारे पास अगर जो अलग अलग ऑप्शन है, इसमें टॉयल हॉरिजॉन्टली कर लीजिए, सबके सब एक साथ दिख जाएंगे, और यहां से आप क्लिक करके एक इमेज उठा सकते हैं कोई भी। यहाँ पर आप अलग तरीके से सिंक्रोनाइज मैप एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए अब सब सिंक्रोनाइज हो गए, यही मैं बताना चाह रहा था कि सिंक्रोनाइज हो गए, सब एक जैसे दिखाई देंगे। तो ये अलग अलग आप देखिए, थोड़ा सा इसको कम कर देता हूं, ये इसके हिस्टोग्राम है। मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, राइट क्लिक करते ही ये अपने ओरिजिनल वर्जन में आ गया। लेफ्ट क्लिक करें तो ये और यहां से यहां तक वेरिएशन दिखा रहा है, और करता हूं राइट क्लिक, बस राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं और करीब से देखूं तो बस राइट जो आपका लेफ्ट क्लिक है उसको दबा के रखिए और आगे बढ़ जाइए, बस ये और वेरिएशन दिखा देगा। और जब मैं चेंज कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए कि ये भी चेंज हो रहा है। मैं फिर से वापस आता हूं, ये फिर से चेंज हो गया है ना। अब मैं इसको कुछ पर्टिकुलर जगह पे देखना चाहता हूं तो ये फिर से वेरिएट हो गया। तो अब ऐसे अंदर जा जाके इस इमेज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये कितना आसान तरीका है कि जो इमेज इंटरप्रिटेशन का, हिस्टोग्राम सबसे बढ़िया। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। 4 विंडोज आपने देखी। अब ये तो आपको ग्रे स्केल वैल्यू मैंने दिखाई क्योंकि एक बैंड है। थोड़ा दूसरी एक्सरसाइज भी हमारे पास, वो क्या करती है, तो उसके लिए मैं पहले लोड करता हूं, उसको ग्रिड को लोड करता हूं। हम एक्सरसाइज 2 पे जाएंगे और एक्सरसाइज 2 में ओपन करते हैं आपका ऑल फाइल्स, ये बैंड 4 क्लिप IMG, इसको ओपन करिए। देखिए ये आपकी ओपन हुई, कहां पर गई? अगर आप इसको ट्री में देखें तो यहां पर बैंड 4 क्लिप आ गई है। डबल क्लिक करिए, नए लेयर, एज ए नया लेयर खोल दीजिए। देखिए आ रहा है ना आपका, ये सेम चीज है, सेम, क्योंकि इसके एक्सटेंड भी सेम है। ये देखिए, क्योंकि अगर एक्सटेंड सेम होते ये अलग ट्री में बन के आती, एक्सटेंड भी सेम है। और अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन ये है कि जब मैं ये बैंड 4 क्लिप देख रहा हूं, ये तो इसमें क्या आप हिस्टोग्राम देख सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। ये देखिए आपको हिस्टोग्राम दिख रहा है,
थोड़ा इसको कम करूंगा। मैंने क्या किया है कि राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक किया बस, और लेफ्ट क्लिक करूंगा तो हट जाएगा, राइट क्लिक आ जाएगा, और राइट क्लिक करके थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो ये और डीपर चला जाएगा। थोड़ा और डीपर जाना है, और डीपर जाना है, पर्टिकुलर वैल्यू को देख सकता हूं मैं कि किस पर्टिकुलर वैल्यू की कितनी फ्रीक्वेंसी है और क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन। फिर राइट क्लिक करता हूं, दोबारा वापस आ जाएगा। एक खास बात यहाँ देखने योग्य है, वो ये है कि आपके पास दो अलग अलग पीक्स हैं, जबकि यहाँ पर अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं तो यहाँ पर सब में एक ही पीक है। देखिए सब में एक पीक है। तो ये जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये वाला, इसमें इसको हम कहते हैं बाई मॉडल। क्या कहते हैं? बाई मॉडल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पहली पीक है वो वाटर बॉडीज बता रही है। अभी अब मैंने आपको जो ये फिगर दिखाया था ये वाला, इस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा सोचे इस पर्टिकुलर फिगर के हिसाब से, तो पहली जो पीक है वो वाटर की है, क्योंकि पानी का बहुत कम रिफ्लेक्टेंस होता है NIR में, नियर इंफ्रारेड में। और जो सेकंड पीक, क्योंकि ये NIR का स्टफ है, और अगर आप सेकंड पीक देखें तो ये कुल मिला के बाकी सारे फीचर, कौन कौन से फीचर, वेजिटेशन हो गया, सॉइल हो गया, अर्बन एरियाज हो गया, उन सबको ये दर्शा रहा है। ये पहला जो है ये वाटर को दर्शा रहा है, इसलिए बाई मॉडल है आपके पास। तो ऐसे अलग अलग आपको बाई मॉडल, एन मॉडल भी आ सकते हैं। अब बाई मॉडल, एन मॉडल होता क्या है? बाई मॉडल, एन मॉडल आपके पास जो वेरिएशन है वो केवल ये बता रहा है कि जो एन मॉडल है उसमें यहाँ तो केवल वाटर का रिफ्लेक्टेंस आया, और बाकी सबका दो तीन आ गया, अगर दो तीन पीक्स आ गए आपके, तो अलग अलग फीचर के अलग अलग रिफ्लेक्टेंस हो सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं एक पर्टिकुलर इमेज पे जाऊं और यहाँ डिस्क्रिप्शन देखूं, तो आप देखें, क्योंकि अब हिस्टोग्राम की बात आ गई, फ्रीक्वेंसी की बात हो गई थी, जहां फ्रीक्वेंसी की बात आ गई, डेटा की बात आ गई, वहां पर आप जरूर सोचेंगे अरिथमेटिक मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है। तो वो सब चीजें भी हैं यहाँ पर जो आपको यहाँ से दिख जाएगी। ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल व्यूज है या स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। जैसे अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये आपका जो मीन ब्राइटनेस है इमेज बैंड का, वो बताता है। मोड क्या है? अगर आपके पास पूरे बैंड में सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा एक फ्रीक्वेंसी जो आ रही है उसे हम, या हायर फ्रीक्वेंसी, कोई DN वैल्यूज बहुत ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो उसको हम मोड कहते हैं। मीडियन क्या होगा कि ये एक वैल्यू है जो सेंट्रल पोजीशन में आ रही है, मतलब इसकी सेंट्रल पोजीशन होगी। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है कि द वेरिएशन इन स्पेक्ट्रल रेडियंस लेवल विद रिस्पेक्ट टू द मीन इन द इमेज में, यानी कि आपका मीन है, मीन आपने पहले निकाली अरिथमेटिक मीन, उससे कितना वेरिएशन है स्पेक्ट्रल रेडियंस लेवल्स का। स्पेक्ट्रल रेडियंस लेवल क्या है? DN वैल्यूज सी तो है, तो DN वैल्यूज का मीन से कितना वेरिएंस है या कितना वेरी कर रहे हैं, उसे हम वेरिएंस कहते हैं। तो ये निकालता क्या है? ये इमेज, ये हमें बताता है कि इमेज कॉन्ट्रास्ट हाई है, इंटरमीडिएट है या लो है। फिर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये मेजर करता है टेंडेंसी ऑफ डिस्पर्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये मेजर करता है कि कितना डिस्पर्स्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम, ये बेल्ट शेप्ड है, इसको हम आमतौर पे, अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सुना हो तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है। तो इसके कितना वेरी कर रहा है, कितना इसका डिस्पर्शन है, और ये निकाला कैसे जाता है? ये स्क्वायर रूट है वेरिएंस का, ये स्क्वायर रूट का वेरिएंस है। तो आगे बढ़ते हैं। अब दो का तो ठीक है, अलग अलग आपने देख लिया, दो पीक हो गई, एक पीक हो गई। और यहां पर अगर हम आए इस जगह पे, तो अब हम एक नई चीज करने जा रहे हैं। जैसे बैंड 2 मैंने लिया, यहां पर बैंड 2 मैंने लिया, और यहां पर मैं स्कैटर प्लॉट पे आया। जैसे स्कैटर प्लॉट खोलकर, अभी हम स्कैटर प्लॉट पढ़ने जा रहे हैं। स्कैटर प्लॉट किया, स्कैटर प्लॉट पे जैसे मैं यहाँ पर एक ग्रिड सिस्टम लूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ही ग्रिड सिस्टम है, इसलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूं। और यहां पर अगर आप आएंगे इस जगह पे, तो यहां पर आप दूसरा बैंड सिलेक्ट करिए, क्योंकि स्कैटर प्लॉट पढ़ने जा रहे हैं। स्कैटर प्लॉट है क्या? स्कैटर प्लॉट एक सिंपली एक ग्राफ है DN वैल्यूज का, जिसमें एक बैंड हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट DN वैल्यूज ऑफ अनदर बैंड। एक DN वैल्यू और दूसरा DN वैल्यू, और दो बैंड से अलग अलग उनके DN वैल्यू का हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। और DN वैल्यूज, ये क्योंकि DN वैल्यूज अभी देखना हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है,
तो जो इसका फीचर स्पेस आएगा स्कैटर प्लॉट का, वो क्या फॉर्म करेगा, वो इलिप्स फॉर्म करेगा। जो बेल शेप था ना, वो अगर हम हिस्टोग्राम देख रहे थे तो बेल शेप था, स्कैटर प्लॉट करेंगे तो इलिप्स आएगा। और ये खास तौर पे काम में आता है अगर आप ट्रेनिंग सैंपल चूज करना चाहते हैं उसके लिए। तो बाई डायमेंशनल जो स्कैटर प्लॉट है उसमें आपका, मैं उसको दर्शाऊंगा अभी, आने दीजिए उसको। तो बैंड 2 था, अब बैंड 4 के साथ कर लीजिए इसको। ओके, ये देखिए आपका स्कैटर प्लॉट आ गया। स्कैटर प्लॉट को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, स्कैटर प्लॉट में क्या क्या चीज दिखाई दे रही है। स्कैटर प्लॉट में आपको एक तो यहाँ पर बैंड 2 है, इसकी डीएन वैल्यूज है, बैंड 4 है, इसकी डीएन वैल्यूज है, और ये मैप लेआउट में आप देख रहे हैं। दूसरा, ये एक रिग्रेशन आपका इक्वेशन भी दिखा रहा है दो बैंड के बीच में। जैसे दो वैल्यूज वैरी करती है ना, दो अलग अलग चीजें, तो उसका एक रिलेशनशिप निकालने के लिए रिग्रेशन हम निकालते हैं, तो रिग्रेशन इक्वेशन है। साथ में आप कार्टेशियन कोएफिशिएंट भी देख रहे हैं, कार्टेशियन कोएफिशिएंट भी देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। तो आज हमने देखा अलग अलग बैंड्स हम कैसे उसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग एनालिसिस के तरीके, क्या क्या तरीके हैं आपके पास। दूसरा, आप अलग अलग स्टैटिस्टिकल फीचर्स हमने देखे, फंक्शंस देखे। दूसरा, हमने फंक्शन में हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट देखा, और उसके बारे में जाना कि ये एक्चुअल में है क्या, ये क्या इंटरप्रेट कैसे करेंगे इस चीज से। तो ये तरीके हैं एक इमेज को इंटरप्रेट करने के। तो आज की बात यहीं तक। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।